नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीआरपीसी में परिभाषा खंड। जी हाँ, इससे पहले हमने सीआरपीसी में चैप्टर 2 कोड्स ऑफ क्रिमिनल को डिस्कस किया था और अब आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस क्लॉज सेक्शन 2। सीआरपीसी का ये डेफिनेशंस क्लॉज है, इसमें हमने सारे डेफिनेशंस को सुविधा की दृष्टि से एक ही जगह एक ही चार्ट पर उतार दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल मना किया था कि मैं चार्ट बनाने की सलाह नहीं देता हूं और ना ही मैं चार्ट बनवाता हूं, लेकिन ये जो डेफिनेशन वाला चार्ट है, डेफिनेशंस के लिए हमें अपने तरीके से, किसी का कोई भी तरीका हो सकता है डेफिनेशंस को याद करने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सभी जुडिशियल एग्जाम में प्री लेवल पर डेफिनेशंस में से डेफिनेशंस का नंबर पूछा जाता है कि फलानी डेफिनेशंस में ये डेफिनेशंस किस नंबर पर है। 1 पर है, किसी में का खा गा घा ऐसे करके अल्फाबेट में दिया गया है, किसी में नंबरिंग दी गई है। तो आपको ये अपनी सुविधा की दृष्टि से आप कैसे इसे याद रख सकते हैं, आपको ये याद रखना है और अपने कोड डेफिनेशंस के लिए विशेष तौर पर बनाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इस डेफिनेशंस को एक ही जगह लाके रख दिया जाए, जिससे कि बार बार जब हमारी दृष्टि इस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा होगी इसे रिमाइंड करने के लिए। बार बार इसे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, तो ये हमारे दिमाग में छप जाएगा। लेकिन पूरे एक्ट के लिए हम चार्ट बना लें, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसमें 37 अध्याय, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। अब इन सबको पढ़ने से पहले, हमें किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी कि डेफिनेशंस खंड है, डेफिनेशंस क्लॉज परिभाषा खंड, इसे हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि परिभाषाओं में बहुत सारी संदिग्धता जो एक्ट की होती है उसे क्लियर करने की कोशिश विधानमंडल के द्वारा की जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि धारा 2 को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो जनरली आपको पता रहता है कि कब लागू हुआ, कब से ये इसका कब इसकी इनेक्ट डेट क्या है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है ना। जम्मू कश्मीर में पहले अधिनियम लागू नहीं होता था, लेकिन बता दें आपको, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पारित हो जाने के बाद अब यह अधिनियम यानी कि यह संहिता जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। क्योंकि आगे हम जब इसमें ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे भारत की, तो भारत की डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, जो 2019 जम्मू कश्मीर से पहले वाली डेफिनेशन थी उसमें बताया गया था भारत की डेफिनेशन, भारत किसे कहते हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है उसे हम भारत कहेंगे। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1976 का विस्तार जम्मू कश्मीर पर नहीं था, इसलिए क्या भारत शब्द के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता था उस समय? नहीं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बारीकियां हैं जो हमें खोजनी है और एग्जाम के लिए अपने खजाने में एकत्रित करनी है यहां पर। तो फ्रेंड्स, अब इसकी डेफिनेशन बदल गई है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आएगा। ठीक, जब हम डेफिनेशन पे आएंगे इसको डिस्कस करेंगे। इसे नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष तौर पर लागू नहीं किया जाएगा इस संहिता को। इसके कुछ अध्याय हैं, 3 अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11। ये तो आप जानते ही हैं, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अध्याय हैं और जो बलवा वगैरह होता है उसको डिस्कस करने वाली बातें इसमें कही गई हैं। परिशांति कायम रखने के लिए 107, 8, 9, 10 के अंतर्गत जो प्रतिभूति ली जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, वो कार्रवाई इस पर लागू होगी। तो फ्रेंड्स, धारा 11 अध्याय 11 में बताया गया है कि पुलिस की निवारक कार्रवाइयां ये 153 तक जाती है, जिसमें धारा 151 है, 139 धारा 151 है और 51, 52, 53। इसके बाद में चैप्टर लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन 12 चैप्टर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा, अब हम आते हैं परिभाषा खंड यानी कि डेफिनेशंस क्लॉज पर। इसमें मुख्य रूप से हमने डेफिनेशंस को 5 भागों में तोड़ दिया है।
ये पहला वाला, और हर एक भाग में 5-5 डेफिनेशंस को कवर किया है। तो इस प्रकार से 5 खंड है, तो 5, 510, 550 और 10G 25 इस तरीके से डेफिनेशन है। अब नंबर बाय नंबर इन डेफिनेशंस का मतलब समझते हैं और इन्हें एग्जाम के लिए अच्छे से समझ करके आप यदि धारा 2 विशेष करके परिभाषा खंड को जब समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अधिकतर एक्ट को समझने के नजदीक पहुंच गए हैं, क्योंकि आगे चल के इस एक्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको परिभाषा खंड पर आना होगा। इसलिए बार बार परिभाषा खंड पर हमें ना आना पड़े, इसलिए हमें ये अच्छे से समझ लेना है और इसे साथ ही साथ याद भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पहली परिभाषा है जमानतीय अपराध। देखिए, जमानतीय अपराध किसे कहते हैं? जमानतीय अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जो कि इसकी शेड्यूल फर्स्ट, जिसमें अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, कौन से अपराध जमानतीय, कौन से अजमानतीय, संज्ञेय, असंज्ञेय और किस मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी ट्राई की जाएगी, इसे फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत जिस अपराध को जमानतीय बनाया गया है, स्पष्ट लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, वह अपराध जमानतीय होगा। जैसे कि धारा 323 का अपराध शेड्यूल में जमानतीय अपराध बनाया गया है तो जमानतीय होगा। इसके अलावा अजमानतीय अपराध की इसमें डेफिनेशन दी गई है नेगेटिव, कि इसके अलावा जो अपराध होंगे वो अजमानतीय होंगे। अब शेड्यूल के अलावा सीआरपीसी में शेड्यूल किसके लिए दी गई है? आईपीसी के लिए। अब आईपीसी के अलावा भी स्पेशल लॉज हैं, तो उनके लिए ये लॉ में, स्पेशल लॉ में ही बता दिया जाता है कि ये अपराध संज्ञेय होंगे या असंज्ञेय होंगे। ठीक, दैट्स ऑल। इसके बाद हम आते हैं आरोप पर। आरोप के अंतर्गत देखिए, स्टूडेंट्स को या फ्रेशर्स को ये लगता है कि आरोप जब एफआईआर होती है तो उसे कहते हैं नहीं। कानून की डेफिनेशंस के अंतर्गत आरोप धारा 211 के अंतर्गत अध्याय 17 सीआरपीसी में लगाए जाते हैं जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली बार जमानत होती है, फाइल बंडल में चलती है, ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। लेकिन जब जैसे ही चालान चार्जशीट पुलिस के द्वारा दाखिल की जाती है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आरोप क्या होता है? कोई भी मजिस्ट्रेट जो आरोप लगाता है, चाहे सेशन कोर्ट हो या जेएमएफसी न्यायालय हो, तो क्या लिखता है? आरोप में उस घटना के बारे में बताता है और किस समय पर, किस स्थान पर घटना घटित हुई थी, ये सभी चीजें आरोप में वर्णित होती हैं। तो आरोप को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आरोप नामक अध्याय में, अध्याय 17 में 211 से 224 तक हमें जाना होगा। तो वहां जाकर के हम इसको पढ़ेंगे कि आरोप क्या है। अब आरोप में क्या होता है कि एक शीर्ष के आरोप, 2 शीर्ष के आरोप, अधिक शीर्ष के आरोप। तो इसके अंतर्गत जो आरोप की डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया है कि एक शीर्ष से अधिक के आरोप अगर हो, मान के चलो किसी व्यक्ति पर 2-3 धाराएं लगी, सबके लिए अलग अलग आरोप लग रहे हैं, तो वो सभी आरोप के अंतर्गत माने जाएंगे। मैं फलाना फलाना मजिस्ट्रेट, सो एंड सो मजिस्ट्रेट का नाम, फलाने स्थान पर फलाने समय आपके द्वारा फलानी घटना गायब की गई थी और फलाना जो घटना है, समरी है, स्टोरी, उसके अंतर्गत ये फलानी सेक्शन आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है और आप पर यह आरोप लगाया जाता है। क्या आप इसका कन्फ्यूजन करते हैं या ट्रायल चाहते हैं? जनरली ट्रायल के लिए फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, जब हम आरोप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आरोप हो गया। संज्ञेय मामला, देखिए फ्रेंड्स, संज्ञेय मामला क्या होता है? संज्ञेय मामला वह मामला होता है जिसमें पुलिस वाले बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि बिना वारंट के पुलिस वाले संज्ञेय मामलों में गिरफ्तार करने की पावर रखते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ रूलिंग्स है, कुछ गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग गिरफ्तारी होती है, क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन होने से बचाना है, इसलिए। ठीक है, तो अभी हम जो है संज्ञेय मामला बता रहे हैं। संज्ञेय मामला ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट मजिस्ट्रेट के अरेस्ट कर सकता है। इसके विपरीत असंज्ञेय मामला आ जाएगा। असंज्ञेय मामले में क्या करता है पुलिस वाला? बिना वारंट के मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और ना ही असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। संज्ञेय मामला। परिवार, परिवार क्या होता है? देखिए, एक रिपोर्ट होती है थाने में जाकर के 154 में, एफआईआर जिसे बोलते हैं। अगर मान लिया जाए मामला संज्ञेय मामला नहीं है और मामला असंज्ञेय मामला प्रतीत होता है,
तो ऐसी दशा में हमें क्या करना होगा? ऐसी दशा में अगर मामला असंज्ञ मामला है तो परिवादी को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे न्यायालय में हाजिर होना होगा और न्यायालय में या लिखित रूप में या मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद करना होगा। जो व्यक्ति परिवाद करता है वो परिवादी कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति परिवाद करता है वह परिवादी कहलाता है। अगर मान लिया जाए किसी पुलिस वाले ने किसी संज्ञेय मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट फाइल करने के बाद में पता चला कि ये मामला तो असंज्ञेय मामला था, तो फिर उस समय कैसे डील किया जाएगा? तो उस समय अगर पता चलता है बाद में कि मामला असंज्ञेय मामला था, तो ऐसी दशा में उस मामले को एज ए कंप्लेंट पर ट्रीट किया जाएगा और जिस पुलिस वाले ने वो रिपोर्ट बनाई थी, मामला कोर्ट के समक्ष रखा था, वो उसमें कंप्लेनेंट यानी कि परिवादी बन जाएगा और मामला एक संज्ञेय मामला की तरह ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम उच्च न्यायालय। देखिए सर, उच्च न्यायालय, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उच्च न्यायालय ठीक से पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें उच्च न्यायालय को बताया गया है कि किसी भी राज्य में स्थित कोई भी उच्च न्यायालय। फर्स्ट, अगर मान लिया जाए कोई संघ राज्य क्षेत्र है, तो क्या करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता को उस पर भी लागू कर देते हैं। अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता संघ राज्य क्षेत्र पर लागू की गई है तो वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत होगा, उसे माना जाएगा। अब मान के चलते हैं, यदि उच्च न्यायालय में, यदि संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई न्यायालय है जहां कन्विक्शन होने के बाद में दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ऐसा न्यायालय अगर होगा, अपीलेट सुपीरियर अपीलेट कोर्ट उस संघ राज्य क्षेत्र में, तो उसे हम एज ए हाई कोर्ट ट्रीट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये 5 डेफिनेशन समझ में आई है। अब आते हैं भारत पर। भारत की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली थी। भारत किसे कहेंगे? भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जिस पर ये दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी लागू होती है, उस पूरे क्षेत्र को हम भारत कहेंगे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होती थी, तो वो एक्सेप्ट था, लेकिन आज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के पास हो जाने के बाद ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। इसके बाद आते हैं जांच और अन्वेषण। देखिए, जांच और अन्वेषण क्या है? ये अपराध का पता लगाने के लिए एक प्राइमरी इंक्वायरी होती है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इसमें ऐसी इंक्वायरी जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल कंडक्ट नहीं करता है, विचारण नहीं करता है, सबूत पर साक्ष्य शपथ पर सबूत नहीं लेता है, वो सिर्फ एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है या किसी से करवाता है, उसको बोलते हैं जांच, मजिस्ट्रेट पता लगाने के लिए। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी जांच करवाया जाना जो विचारण की श्रेणी में नहीं आती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जांच कहेंगे। इसके बाद आते हैं अन्वेषण पर। अन्वेषण क्या होता है? वेरी इजी एंड सिंपल। देखिए, पुलिस अधिकारी जब उसे सूचना मिलती है, रिपोर्ट कर देता है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो अब उसका काम क्या होता है? उस अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उस अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करना, जिसे वह न्यायालय में रख करके दोषी व्यक्ति को कन्विक्शन यानी दोषित करा सके। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा अपराध के संबंध में इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, ऐसी कार्रवाई को हम अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब आते हैं न्यायिक कार्रवाई। देखिए, जांच में और अन्वेषण में शपथ पर साक्ष्य नहीं लिया जा रहा था, लेकिन न्यायिक कार्रवाइयों के अंतर्गत शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कार्रवाइयों को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि ऐसी आईपीसी में आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगे जहां पर आप जब फॉल्स केसेस के मामले देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि न्यायालय में झूठी गवाही देना या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ झूठा कुछ करना, तो उसमें अंतर रहता है। अगर आपने विचारण में न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाइयों में झूठी गवाही दी है तो उसका दंड अलग होता है। यदि आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ झूठ बोला है तो उसका दंड अलग होता है। तो इसलिए इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, इसकी गंभीरता बढ़ जाती है, ये सीरियस हो जाता है। न्यायिक कार्रवाइयां शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है, उसे हम सिंपल, जिसपे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट शपथ पर साक्ष्य देते हैं, उन्हें न्यायिक कार्रवाइयों के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आते हैं स्थानीय अधिकारिता। देखिए, स्थानीय अधिकारिता किसे कहते हैं? स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और उस स्थानीय अधिकारिता में ही रह करके कार्य करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है,
बट इसके बाद में हम आते हैं महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर शूट किया था क्रिमिनल कोड्स का, उसमें सेक्शन 8 को हमने कवर किया था। सेक्शन 8 में बताया गया था कि महानगर क्षेत्र क्या होगा। महानगर क्षेत्र अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सीआरपीसी एक्चुअल असंज्ञेय अपराध। अभी अपने असंज्ञेय मामला पड़ा। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? देखिए, असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें इसे शेड्यूल 1 सीआरपीसी में स्पेशली बताया गया है कि असंज्ञेय अपराध क्या होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना वह इसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। एक बात अलग है कि एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी आती है, उसको रजिस्टर में लेते हैं, लेकिन उसको एज ए एफआईआर कॉग्निजेबल रिपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। इसके बाद आते हैं अधिसूचना। अधिसूचना राज्य सरकारों के द्वारा निकाली जाती है, समय समय पर अधिसूचना निकाली जाती है, हर एक अधिनियम में अधिसूचना निकाली जाती है। अधिसूचना का काम राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का, इनके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, अधिसूचना। अपराध, देखिए अपराध की डेफिनेशंस पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई कार्य या लोभ, मान लिया जाए एक शिशु है और वो जा रहा है रोड पर और हमारी नजर उस पर पड़ जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको बचाने के लिए उसको जाना है, लेकिन हमने नहीं बचाया और उस शिशु का एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया या घायल हो गया, तो इसमें हम दोषी है ना, क्योंकि हमें वो कार्य करना था और हमने उसको करने का लोभ किया। इसलिए कार्य करना और कार्य ना करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कार्य या लोभ जिससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ क्षति होती है, कुछ नुकसान होता है, उसे हम अपराध कहते हैं। इसमें एक डेफिनेशन और जुड़ी है, पशु अत्याचार अधिनियम 1841 की धारा 20 के अंतर्गत पशु अत्याचार के अंतर्गत किया गया परिवाद भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम आते हैं पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी। जनरल सी बातें हैं। देखिए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो लोग प्रैक्टिकली क्रिमिनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस है। मैं मानता हूं कि फ्रेशर्स के लिए, जो अभी नए नए विधि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक डेफिनेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, बट जो प्रैक्टिस में है, जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है और जिन्होंने काफी एग्जाम दे भी चुके हैं, तो उनके लिए डेफिनेशंस कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कौन होता है? देखिए, कभी कभी वैसे जनरली 3 स्टार पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी होता है, लेकिन 2 स्टार भी कभी कभी भाषाधक अधिकारी का काम करता है, जिसे राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो यहां बताया गया है कि उसकी रैंक क्या होगी अगर मान के चलो भाषाधक अधिकारी अनुपस्थित है। जनरली हम सबको पता है भाषाधक अधिकारी टीआई होता है, ठीक है, इंचार्ज एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स। इसके अलावा अगर वो उपस्थित है तो उसकी उस अनुपस्थिति में कौन भाषाधक होगा थाने का, तो ये भी बताया गया है कि भाषाधक वह व्यक्ति होगा जो उप निरीक्षक से पंक्ति में नीचे का ना हो और विशेष तौर पर वह कांस्टेबल ना हो। ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज दिया जा सकता है थाने का इंचार्ज बनाया जा सकता है, थाने का भाषाधक अधिकारी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं स्थान। देखिए, अपराध होता है, जरूरी नहीं है किसी के घर में हो। स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, टेंट लगा के बहुत से लोग रहते हैं, बेचारे गरीब लोग फुटपाथ पर टेंट लगा के रहते हैं, तो वो भी एक स्थान है। वहां पे अगर जाके चोरी करोगे वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये सब चीजों को स्पष्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी इंटरप्रिटेशंस में हम किसी एक्ट को कभी लाने के लिए इन सब चीजों की स्पष्ट परिभाषा दे करके क्लियर कर दिया गया। अब कोई कहेगा हमने घर में चोरी नहीं की, हमने तो वाहन में चोरी की। अरे भैया, वाहन भी तो उसके अंतर्गत आता है, स्थान के अंतर्गत। गृह, भवन, तंबू, यान कोई भी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आकाश में उड़ता हो, जमीन पर चलता हो, या फिर जलयान यानी कि शिप जो पानी पे चलते हैं, तो सभी स्थान के अंतर्गत आते हैं। इनमें अगर कोई अपराध किया जाता है तो माना जाएगा कि आपने घर में अपराध किया है। प्लीडर के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिसे नियमों के द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दी गई है, और प्लीडर व्यक्ति के अंतर्गत जनरली इन्हें हम एडवोकेट बोलते हैं। प्लीडर के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जिसे न्यायालय की परमिशन से कोर्ट में प्लीडिंग करने की अनुमति दी गई है, ऐसा व्यक्ति भी प्लीडर के अंतर्गत
आ जाएगा। इसके बाद आते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट आपको धारा 173 पे आना होगा। जब पुलिस के पास कोई एफआईआर होती है, उसकी इंक्वायरी करती है, साक्ष्य एकत्रित करती है, फिर एक डायरी बनाती है, डायरी उसकी पर्सनल होती है, न्यायालय में कार्रवाई के दौरान डायरी जाती है, बट डायरी के अलावा जब फाइनली कंक्लूजन पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंच जाता है तो अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करता है, उसे हम बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, यानी कि चार्जशीट या चालान। तो ये धारा 173 उपधारा 2 में पेश की जाती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के द्वारा विचारण न्यायालय में या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कोर्ट के न्यायालय में। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट हो गई। पुलिस थाना, देखिए पुलिस थाना के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि जहां पर थाना हो, जहां पर थाना अध्यक्ष बैठा हो, बाहर साधक बैठा हो, वही थाना हो। पुलिस थाने के अंतर्गत चौकी भी होती है, क्योंकि थाने का एरिया बड़ा होता है और सभी जगह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह अपनी चौकियां बनाते हैं। तो जो चौकियां हैं वो भी थाने शब्द के अंतर्गत आती हैं। अब थाने के अंतर्गत और क्या आता है, देखिए उसकी पूरी टेरिटरी, थाने की पूरी स्थानीय अधिकारता जहां जाता है उसकी अधिकारता लगती है, वो सब थाने के अंतर्गत आ जाती है। तो थाने में पुलिस चौकी आती है, वो सारा स्थान आता है, और वो मेन बिल्डिंग भी आती है जिसे हम थाने के नाम से जानते हैं, जहां इंचार्ज बैठता है, बाहर साधक अधिकारी बैठता है। पुलिस थाना। विहित, तो विहित का क्या मतलब है, अब देखिए अधिनियम तो हमने बना लिया। अब इस अधिनियम को बनाने के बाद कुछ हमें रूल्स बनाने हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाने हैं धाराओं के अलावा। तो प्रिस्क्राइब, अधिविहित का मतलब होता है अधिनियम संहिता के द्वारा विहित, ठीक, ऐसे रूल्स जो संहिता के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये संहिता है, इसको हम एक्ट भी बोल दो, संहिता भी बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद आते हैं लोक अभियोजक अधिकारी। दिखाई दे रहा है आपको, लोक अभियोजक अधिकारी। इसे धारा 24 में परिभाषित किया गया है, जिसे कि कल हमने लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर था क्रिमिनल कोर्स, उसमें छोड़ दिया था 24-25। सहायक लोक अभियोजक, लोक अभियोजक के अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि न्यायालय में सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य एकत्रित करके लाया जाता है, उस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में अभियोजन को संचालित करने वाले व्यक्ति को हम लोक अभियोजक कहते हैं, जिसे धारा 24 में परिभाषित किया गया है। उपखंड, उपखंड के अंतर्गत हमने पढ़ा था कल उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो उपखंड कहां होता है, उपखंड जिले में होता है, तो जिले के अंतर्गत उपखंड भी सम्मिलित है। ठीक है, समन मामला और वारंट मामला, इसको पढ़ते हैं। ये समन मामला है, ये वारंट मामला है। तो फ्रेंड्स, समन मामला और वारंट मामला दोनों एक जैसे हैं, देखना। समन मामला किसे कहते हैं, समन मामला वह मामला होता है जो वारंट मामला नहीं है। इतनी डेफिनेशन इसमें दी गई है। समन मामला वह मामला होता है जो वारंट मामला नहीं है। लेकिन अब ये वारंट मामला क्या है, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे अपराध जो 2 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनमें मृत्युदंड या जीवन कारावास दिया जा सकता है, वे सभी समन मामले की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या रखना है, 2 वर्ष से ऊपर के सभी मामले वारंट मामले हैं, 2 वर्ष से नीचे के सभी मामले समन मामले हैं। इनको क्यों परिभाषित किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब हम आगे इस संहिता को पढ़ेंगे, जब हम ट्रायल वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, विचारण करेंगे किसी व्यक्ति का, तब हमें वहां पर संक्षिप्त विचारण के लिए भी बोला जाएगा कानून के अंतर्गत। तो संक्षिप्त विचारण किन मामलों में किया जाएगा, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल समन मामलों की जाती है। ये है समन मामला। समन मामला कौन सा होता है, वह मामला जो वारंट मामला नहीं है। और वारंट मामला कौन सा होता है, वह मामला जिसमें 2 वर्ष से ऊपर की सजा है। 2 वर्ष तक की सजा के मामले वारंट मामले के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान रखना। बस ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि समन मामला क्या है, वारंट मामला क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, जमानती है। वैसे तो आपको शेड्यूल में सब कुछ मिल ही जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें एक बात और, इस संहिता के अंतर्गत ऐसे सभी परिभाषाएं प्रयुक्त, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उन्हें
इन परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, उनको स्पष्ट नहीं किया गया उन शब्दों को, लेकिन वे शब्द इस संहिता के अंतर्गत हैं, इस संहिता में पाए जाते हैं। तो उनका क्या अर्थ निकाला जाएगा? देखिए, ऐसे सभी शब्द जो कि संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयोग किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं, उन सब का क्या अर्थ निकाला जाएगा, कहां से उनका अर्थ ग्रहण किया जाएगा? तो उनका अर्थ ग्रहण किया जाएगा आईपीसी से। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में से उनका अर्थ लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं इसके सेक्शन 4 पर, जो हमें बताता है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ना, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये कहां लागू होता है? आपराधिक कार्रवाइयों में, आपराधिक मुकदमों में किसी व्यक्ति का विचारण करने के लिए, उसकी ट्रायल के लिए सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। चाहे विशेष अधिनियमों में विशेष न्यायालय हो, विशेष उनकी प्रोसेस हो, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता पड़ ही जाती है हर एक स्पेशल लॉज के अंतर्गत, स्पेशल कोर्ट्स के न्यायाधीश को। तो फ्रेंड्स, ये जनरली सब जगह लागू होता है। इसकी धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 बताती है कि यह आईपीसी और आईपीसी के अलावा अन्य विधियों के अंतर्गत आपराधिक मामलों का विचारण किया। फ्रेंड्स, आईपीसी के अलावा अन्य विधियां कौन सी हैं? ये स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज में भी ये जो है आईपीसी लागू होगी। ये धारा 4 में स्पष्ट तौर पर बताया है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा इस लेक्चर में हमने क्या किया? हमने परिभाषा खंड को अच्छे से समझा। अब आपको क्या करना है? मैंने आपको इनका अर्थ समझाने का प्रयास किया है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मैंने नहीं किया है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह एडीजे का प्री हो, चाहे वह सिविल जज का प्री हो, चाहे वह यूपी यूपीओ का प्री हो, या किसी भी जुडिशियल एग्जाम का प्री एग्जाम हो, तो उसमें इस प्रकार के हमारे जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग को मापने के लिए, जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग कितनी है हमारे अंदर, उसको मेजरमेंट के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि रटने वाले होते हैं, दिमाग लगाने वाले नहीं होते। अब ये हमारा है, जनरली का में दिया गया है। ये है का, ये है खा, ये है गा, ये है घा और ये है अड़ा। अब चाहे तो आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 और 5, चाहे आप जैसे चाहो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप अपने कोड बना सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। कोशिश करो, पूरी नहीं कर सकते तो आधी करो, लेकिन करो जरूर। सभी एक्ट की नहीं कर सकते तो कुछ एक्ट की करो, जो इंपॉर्टेंट है उनकी करो, क्योंकि एडीजे का एग्जाम जब होता है या सिविल जज का एग्जाम होता है तो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं। एडीजे में तो काफी सब्जेक्ट हैं, कहां कहां किस किस की डेफिनेशन, क्योंकि हर एक एक्ट की अपनी डेफिनेशन क्लॉज होती हैं। तो इनको करने के लिए हमें अपने कोड यूज करने होंगे। वो कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है। यदि कोई टीचर आपको ट्रिक देता है तो भाई ट्रिक ये कब तक आप ट्रिक का सहारा लोगे? कोई एक सब्जेक्ट हो तो हम ट्रिक बताएं, कोई थोड़ा बहुत मैटर हो तो ट्रिक बताएं, चलो ट्रिक चल जाएगी। पता चला कि ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए। ट्रिक्स को याद रखने के लिए हमें उल्टी ट्रिक की आवश्यकता पड़ने लग जाए तो फिर क्या होगा? मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा और हौच पौच हो जाएगा। इसलिए हो सके तो इन ट्रिक्स से आप बचने का प्रयास करो। आप हायर लेवल की एजुकेशंस को पढ़ रहे हैं तो आपको अपना माइंड उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज
कि इस लेक्चर में आपको सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 2 में परिभाषा खंड डेफिनेशन क्लॉज